जो हसन खुमैनी ने कहा। इससे पहले भी मैं आपको याद दिलाऊं, एक इंटरव्यू में हसन खुमैनी ने कहा था कि जब तक इजराइल है खित्ते में अमन नहीं हो सकता, ये कैंसर है। कार्ड्स के द्वारा। प्रोफेसर पाशा, एक 2 सेकंड आपको रोकूंगा। यहाँ पे 3 बड़ी अपडेट्स आई हैं। जयदीप सिंह मुंदला साहब ने अपडेट किया, चाइना ने इजराइल को धमकाते हुए कहा है कि हम मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता चाहते हैं और ईरान और हमारे बीच बृहद रणनीतिक साझेदारी है। इजराइल को एमओयू के अनुरूप काम करना चाहिए। ये इजराइल ने अब धमकी दी है इजराइल को कि तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो ईरान बार बार कह रहा था कि अगर हमारे पास हौसला न होता, हमारे पास ताकत न होती, हमारे पास मिसाइल न होती, तो ये बातचीत भी नहीं होती, कभी भी अमेरिका टेबल पे नहीं आता। ये झुका ही इसीलिए है क्योंकि उसने हमारी ताकत को देखा और पूरी दुनिया ने ताकत। प्रोफेसर पाशा, प्रोफेसर पाशा सुन रहे हैं मुझे? जी जी। जी तो यहाँ पे जी जी, नेतन्याहू ने अब कहा है कि जब तक इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती तब तक वो लेबनान नहीं छोड़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही साफ गोई से कहा है कि उसे छोड़ दो तुम। और अभी 72 घंटे में जयदीप सिंह मुंदेला साहब हमारे साथ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त जो हमें लाइव देख रहे हैं। जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने बताया पिछले 72 घंटों में 80 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटी हुई। 80, ये बहुत बड़ी तादाद है इसराइल के लिए, कम से कम इसराइल के लिए अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन प्रोफेसर पाशा, एक आज नया बयान बिल्कुल आया है और वो बयान है इमाम खुमैनी के पोते आयतुल्ला हसन खुमैनी का। उन्होंने जहां इस पे खुशी का इजहार किया और इसे एक बड़ी जीत करार दिया है, ये एमओयू को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब असल में जिहाद शुरू होगा। इसके क्या माने? इसका मतलब ये कि जो फिलिस्तीन का अहम जो मुद्दा है, जो वो है, उसकी तरफ ईरान अब बढ़ेगा। असल जिहाद शुरू होगा क्या? क्या मतलब है प्रोफेसर पाशा? आपकी तो बड़ी गहरी नजर है इन तमाम चीजों पे। जो हसन खुमैनी ने कहा, इससे पहले भी मैं आपको याद दिलाऊं, एक इंटरव्यू में हसन खुमैनी ने कहा था कि जब तक इजराइल है खित्ते में अमन नहीं हो सकता, ये कैंसर है। प्रोफेसर पाशा जी जी, देखिए, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन 79 में हुआ, तब से जो है ईरान एक वाहिद देश कंसिस्टेंटली फलस्तीनियों के हक में लगातार सपोर्ट करता आ रहा है। और उन्होंने जो इजरायली एम्बेसी थी तेहरान में, उसको बंद करके वही एम्बेसी पूरी बिल्डिंग जो है पीएलओ को दे दिए वो। और कुछ डे बोल के हर साल मनाते रहे ये जश्न। और पूरी दुनिया में उनकी एम्बेसीज ये कुछ डे सेलिब्रेट करती थी। तो ईरान का सपोर्ट जो है पहले दिन से ही फलस्तीनियों के हक में है। और जब इजराइल ने 82 में हमला किया, बेगिन और एरियल शरोन जब लीडर्स थे, तो उसके बाद वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे के हिजबुल्लाह का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, जो कि अब इजराइल को ओपनली चैलेंज कर रहा है पिछले 30 सालों से ज्यादा। तो शुमाल में जो हिजबुल्लाह ने कार्रवाई की है, उससे डर और खौफ फैल गया है। और जो 2006 और 16 और पिछले 2.5 सालों से जो इजराइल पे हमले हो रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटेड हमले हो रहे हैं ईरान के साथ मिलके, उसमें कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, हजारों के जख्मी हो गए हैं। उनके सबसे बेहतरीन ब्रिगेड जो है गोलानी ब्रिगेड कहला जाता है, तो उसको भेजा गया था नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स के द्वारा। प्रोफेसर पाशा, एक 2 सेकंड आपको रोकूंगा। यहाँ पे 3 बड़ी अपडेट्स आई हैं। जयदीप सिंह मुंदला साहब ने अपडेट किया, चाइना ने इजराइल को धमकाते हुए कहा है कि हम मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता चाहते हैं और ईरान और हमारे बीच
बृहद रणनीतिक साझेदारी है। इजराइल को एमओयू के अनुरूप काम करना चाहिए। ये इजराइल ने अब धमकी दी है इजराइल को कि तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी अपडेट यह आई है सीएनएन के हवाले से कि नेतन्याहू इजराइल समर्थक सीनेटर्स के जरिए ईरान अमेरिका के अंतिम समझौते को प्रसारित करने और ट्रंप पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। यानी अभी भी वो चाहता है कि इसमें कोई बदलाव आए। ये लगातार एक और अपडेट और उसके बाद फिर प्रोफेसर पाशा के पास चलेंगे। यहाँ पे मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का स्टेटमेंट एमयू के सिलसिले में अगर प्रोग्राम के दौरान शुरू होता है तो उसे दिया जाएगा, ये कहा है जयदीप सिंह मुंदला साहब। उनका स्टेटमेंट रिलीज होने वाला है, आने वाला है। हम इंतजार करेंगे, अगर लाइव के दौरान आ गया तो उसे हम वो कर देंगे। एक और यूएस ने ऑफिशियली नॉवेल ब्लॉकेड हटाने की घोषणा कर दी है कि हम तमाम जो नेवल हमारे फोर्सेज हैं उनको हम हटा रहे हैं। ये चार बड़ी अपडेट इस वक्त जब हम लाइव हैं हमारे साथ है, और इस वक्त हमारे साथ 550 लोग जुड़े हुए हैं जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हमसे सवाल भी कर रहे हैं। प्रोफेसर पाशा प्लीज। जी, पहले चीन का रद्द-ए-अमल लेते हैं, क्योंकि चीन जो है 25 साल का एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ईरान से किया है और उसके तहत काफी कोऑपरेशन दोनों में हो रहा है। हालांकि फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसे कुछ हथियार चीन ने नहीं दिया है, लेकिन जो कुछ भी दिया है चीन ने, टेक्निकल हेल्प और सैटेलाइट सपोर्ट, वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से टारगेट्स को ईरान आइडेंटिफाई कर को निशाना बना सका और अमेरिका को और इजराइल को और उनके अड्डों पे डायरेक्ट हमला करना में कामयाब हो गया। तो चीन का ये रद्द अमल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजराइल को बहुत सीरियसली लेना होगा, वरना जो चीन कर सकता है, फौजी ताकत या असला जो ईरान को दे सकता है, वो काफी खतरनाक हो सकता है इजराइल के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। और चीन को ये भी राहत मिली इस एमओयू से कि दोबारा ईरान का तेल चीन आने लगेगा, जो कि 2-3 महीनों से कुछ हद तक बंद हो गया था खाड़ी के ब्लॉकेड से और जो भी अमेरिका ने कार्रवाई की थी। दूसरा जो है, इजराइल जो है सबसे नाराज है और नेतन्याहू इस एमओयू को इस नजर से देखते हैं कि वो उनका पॉलिटिकल करियर जो है खत्म होने वाला है, क्योंकि ना उनको रेजिम चेंज में कामयाबी हुई, ना मिसाइल रोकने में ईरान की कामयाबी हुई, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम में कामयाबी हुई। यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में कल कहने लगे कि अगर एजुकेशनल पर्पसेस और बिजली के लिए वो इस्तेमाल करने चाहते हैं न्यूक्लियर पावर एनरिचमेंट, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो उनको करना चाहिए। मिसाइल का भी उन्होंने यही उदाहरण दिया कि सऊदी अरब अगर मिसाइल लेता है तो ईरान को मिसाइल रखने में क्या प्रॉब्लम है। तो एक तरफ तो वो सपोर्ट कर रहे थे ईरान का कि मिसाइल भी रख सकता है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी रख सकता है। तो ये रेड लाइंस है नेतन्याहू के लिए कि उनके डिमांड्स के बावजूद अमेरिका जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि हर मुमकिन वो कोशिश करेंगे। देखिए 2-3 चीजें फौरन करने वाले हैं। उनके साथी पहले ही बता चुके हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में जो कुछ भी ट्रंप के खिलाफ पिक्चर्स हैं, डेटा है, वो रिलीज करने वाले हैं बोल के ये इंफॉर्मेशन आ रही है। और चूंकि ये एमओयू कांग्रेस में डिस्कस होगा, उस पे भी मोबिलाइज करेंगे इसको रिजेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनके साथी हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स भी वहाँ ट्रंप के हक में शायद वोट करेंगे। या तीसरा जो है, वहाँ मागा सपोर्टर्स जो बिखर गए थे इस जंग की वजह से,
तो दोबारा आप ट्रम्प के पीछे सपोर्ट करने लगे हैं कि ये बहुत अच्छा कारनामा है और तेल की कीमतें ऑलरेडी गिर चुकी हैं और इन्फ्लेशन भी बहुत जल्द कम होने वाला है बल्कि उम्मीद है, और रिपब्लिकन पार्टी का भी इमेज धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा आगे मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। और वो अभी तीसरा पॉइंट जो आपने कहा कि अभी डेवलपिंग है, मेरे ख्याल से उसमें कुछ और इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। जी। तो ये बिल्कुल सही है, और ये अपडेट चूंकि आई थी। अब यहाँ एक और अपडेट आई, जेडी वेंस यहाँ 60 दिवसीय अवधि की शुरुआत आज से शुरू हो जाएगी। ये जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है। यहाँ पे एडवोकेट राशिद के किस तरह से ये जो अभी प्रोफेसर पाशा ने बहुत ब्रॉड में जा करके और चीजों को वो किया है, लेकिन इसराइल तो बहुत कमजोर, और ग्रेटर इसराइल की अब जो बात हो रही है, और बल्कि कहा है कि अब भलाई इसी में है कि इसे डस्टबिन में डाल दिया जाए। और मुझे लग रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड की भी चर्चा नहीं है, वो भी जो है डस्टबिन में फिलहाल जाएगा। बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज ये खबर चल रही है कि ग्रेटर इसराइल का जो भी प्रोजेक्ट था बेंजामिन नेतन्याहू को, उनकी समझदारी यही है कि वो उसे डस्टबिन में डाल दें। राशिद साहब। अरे मुमताज भाई, छोटे से गाजा को कब्जा करने के लिए इनको कितने साल लग गए और कितनी बदनामी इनकी हुई। आपको लगता है कि ये लेबनान पूरा कब्जा कर लेंगे, इनको कब्जा करने दिया जाएगा, या सीरिया पूरा कब्जा कर लेंगे, या टर्की कब्जा कर लेंगे? आपको लगता है? ग्रेटर, और रही बात ग्रेटर इसराइल की, तो इनके तोरा में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जबकि 80% 90% यहूदी ग्रेटर इसराइल के इस कॉन्सेप्ट को सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि जब हमारे मौजूद आएंगे, जब ईसा आएंगे, तब बनेगा ग्रेटर इसराइल। उनके आने के बाद ये अभी से कैसे बना सकते हैं? और बदलाव उनके आने के बाद होगा तो ये अभी से कैसे कर सकते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर इसराइल के नाम पर अपना क्षेत्रफल बढ़ाना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया से कॉल कर रहे हैं, आ जाओ यहूदियों, आ जाओ, तुमको यहाँ का फ्री पासपोर्ट मिलेगा, तुमको जॉब मिलेगी, तुम्हें सब मिलेगा, आ जाओ। इंडिया से भी ढो ढो के लेके जा रहे हैं। और क्या करेंगे? इनको वहां पर ले आके रखेंगे जहां पर आपके रिजर्व क्या बोलते हैं, कब्जे वाले एरिया में ले जाके रखेंगे। जाओ तुम्हें उनकी गोला बारूद को सहो। जमीन कब्जा करेंगे, वहां पर कॉलोनी बनाएंगे, अवैध कॉलोनी, और वहां पर ले आके बाहर वालों को बुला के रखेंगे। जाओ तुम्हें मार खाओ, बाकी हम प्योर लोग एकदम सेफ हैं। कोई आज तक ये कहने को तैयार नहीं हुआ कि जर्मनी में जब ये सुकून से रह रहे थे, तब इनको अपने फादरलैंड की याद क्यों नहीं आई? भैया, जो इनको प्रॉमिस लैंड बोली गई ना, प्रॉमिस लैंड है हमारी, वो प्रॉमिस क्यों भूल गए थे जब ये पुर्तगाल में थे, जब ये यूरोप में फैले हुए थे? जब जर्मनी में मारे गए तो फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका ने मिल करके ये कचरा उठा करके लाके यहाँ अरब देशों में लाके पटक दिया, आओ यहीं रहो। वो इनकी फितरत से वाकिफ थे, इसीलिए इन्होंने अपने यहाँ इनको पनाह नहीं दिया, इनको लाके इधर रख दिया। और देखिए यहाँ पे इन्होंने खुराफात भी शुरू कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका पहले भी तो प्रॉमिस लैंड रहा होगा, तब क्यों आप नहीं आए थे जब अरब और ईसाई मिलके वहां पर रहते थे? तो अब आपको जमीनें कब्जा करना है तो आप प्रॉमिस लैंड का नाम ले रहे हो, जमीनें कब्जा करना है तो ग्रेटर इजराइल के शगुफा छोड़ रहे हो। आपने 200 बकरियां कलेक्ट करने का वादा तो कर लिया सबके सामने, और आपको लगा कि मेरे पास तो अभी 2 ही है,
अगर 8-10 हो जाएगी इसी नाम पर तो भी हमारे लिए बहुत रहेगा। तो आपने 200 का शौक छोड़ दिया कि 200 बकरी हमको चाहिए। तो आपने ग्रेटर इजराइल का एक खांचा बना दिया कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो कहीं ना कहीं आपने इस चीजों को मंजर आम पे ला करके उन मुल्कों के अंदर एक इनसिक्योरिटी फील करवा दी आपने एक इनसिक्योरिटी फील करवा दिया। आपसे वो एकदम अलर्ट हो गए। वो ना आपसे लड़ना चाहते हैं ना अपनी जमीन खोना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इजराइल का सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है कि जंग की शुरुआत करो, जमीन कब्जा करो उसी जंग के बहाने। और वही वो करता आया है, वही करता आया है। तो मुमताज भाई, खैर हम आज की बात पे आ रहे हैं। इजराइल आज की डेट में अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी दो, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं दे रहा है। वो गारंटी मांग रहा है, दे नहीं रहा है। वो ये वादा ही नहीं कर रहा है कि हम गाजा पे फिलिस्तीन पे अटैक नहीं करेंगे। वो ये वादा ही नहीं कर रहा है कि हम लेबनान पे अटैक नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि हमको सुरक्षा की गारंटी दो, हम पे कोई हमला नहीं करे, हम जब चाहे जिसको चाहे मारे हम। अभी जब मसौदे चलेंगे, नहीं हमको तो ताज्जुब लगता है, सोशल मीडिया पे भी और यूट्यूब चैनल से भी कुछ लोग बोलते हैं कि ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए लेबनान का सौदा कर लिया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया। अभी उन अकलमंदों को ये भी पता नहीं है कि अब तो बैठ के जो बात चलेगी 60 दिनों तक चर्चाएं होंगी, जो आज से लागू हो गया है बकौल जेडी वेंस। तो उसमें ये जब उन्होंने क्षेत्रीय कहा है, तो क्षेत्रीय में लेबनान के साथ सीरिया भी रहेगा और सीरिया के साथ फिलिस्तीन भी रहेगा। और इसी में एक शगुफा बांधा जाएगा कि अमेरिका भी टू स्टेट नेशन की जो बातें करता है उसको अमली जामा पहनाए और फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दे और उसकी सीमा को सुरक्षा करे। फिर बात आएगी सीमा की। इजराइल ने कहां से कब्जा करना शुरू किया है और वहां तक बात आते आते इजराइल हमला कर देगा, ये ऐसा हमको लगता है। क्योंकि अभी अमेरिका और इजराइल ने बहुत तू तू मैं हो गई है इंटरनली। नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है इजराइल इस चीज को कि ईरान को आपने मजबूत कर दिया, ईरान को आपने उसके फ्रीज एसेट आपने छोड़ने की बात कर दी, सारे जो आपने सेंक्शन लगाए थे वो आपने हटा दिए। ऐसा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा वो। मतलब जिस हिसाब से ईरान को वो घुटने के बल रखना चाह रहा था, वो चीज से जस्ट उलट हो गया। ये है तकलीफ इजराइल की। लेबनान की सरकार के साथ ताउन करने को पूरी तरीके से ईरान गवर्नमेंट तैयार है। उसने बार बार ये बात कही है कि हमारा मसला ये नहीं है कि हिजबुल्लाह हमला करे, हमारा मसला सिर्फ ये है कि लेबनान और लेबनानियों की महफूज रहे। ईरान ने ये बार बार कहा है, आज भी कहा है। हमारा लेबनान वार को लेकर के आना इस मसले पर एमओयू में, इसका मतलब ये नहीं है कि लेबनान को ईरान में मर्ज करवा दिया जाएगा या ईरान का नाम दे दिया जाएगा। हम उनकी खुद मुख्तारी के लिए हम लड़ रहे हैं, जबकि लड़ना उनको चाहिए। तो मुमताज भाई, आज के दिन खुशी मनाने का दिन तो नहीं है। और ये वही वजह है कि जो कल की डेट में होने वाला था, जो कल की डेट में होने वाला था जिनेवा में, वो सारे प्रोग्राम को ईरान ने पोस्टपोन करवा दिया कि हमारे यहाँ याम अज़ा है, हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। तो फिर ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, हम लोग डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू शो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि महमूद फिजिक्सियान अपने ऑफिस में बैठ करके अकेले उन्होंने किया है, जबकि अगर ये मुहर्रम से कुछ दिन पहले होता तो ईरान तेहरान की सड़कों पर आतिशबाजियां होती। और किसी ने मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि बस वेलकम किया है। यहाँ बहुत वेलकम अच्छा है, किया। ठीक है। किसी ने जी मुबारकबाद नहीं जी पेश की मुहर्रम की वजह से। मैंने कहीं जी नहीं देखी किसी ने कहा हो कि मुबारक हो, मुबारक हो। देखिए होता क्या है कि अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। अब आप ये बताइए कि अभी तक जिलहिज के महीने में 9 जिलहिज
शायद 9 जिलहिज के तारीख में खाना काबा का गिलाफ बदला जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, पहली मुहर्रम को बदलेंगे, ये हमारा न्यू ईयर है। तो जो चीजें नबी के वक्त से चली आ रही थी उसको आपने अभी तरतीब दे दी। तो आप न्यू ईयर मनाइए, आप सेलिब्रेशन मनाइए, और जिनकी अपनी आइडियोलॉजी है हम नहीं मनाएंगे वो नहीं मना रहे। वरना पाकिस्तान का कलेजा कैसे फटा होगा मैं जानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने मेहनत किया था इसके ऊपर, टर्की ने मेहनत किया था। ये लोग उस सेलिब्रेशन में वहां पर खड़े रहना चाहते थे, फोटोज में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी फोटो ही चाहते थे रिलीज हो, लेकिन वो सब चौपट हो गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अय्याम अज़ा आ गया। और ईरान कभी भी समझौता नहीं करता है अपने सिद्धांतों से। हम लोगों को भी बहुत बड़े बड़े ऑनर मिल जाएं, लेकिन हम लोग कभी सेलिब्रेशन नहीं मना सकते। मुमताज भाई, एक गवर्नर का प्रोग्राम था, अवार्ड रखा है, हमारे पास आ गया था उत्तर प्रदेश में, उसमें हमारा नाम भी था। मैं नहीं गया, वो एक सेलिब्रेशन था, मैं नहीं गया उसमें। ऐसे गवर्नर के अवार्ड हमको प्रेसिडेंट के हजारों मिलते रहेंगे, लेकिन हम अपनी आइडियोलॉजी से, अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते। अय्याम अज़ा की हमारी पहचान है, हमारा वजूद है, हमारे नबी हमारी पहचान है, हमारा बिल्कुल। किबला हमारी पहचान है, हमारा इमाम हमारी पहचान है, हम उससे समझौता नहीं कर सकते। तो ईरान की यही मजबूती, यही हौसले ने आज ईरान को सुरखरू किया है। ईरान आज सर उठा करके खड़ा हुआ है कि देखो मैंने सर झुकाया नहीं, सर कटाने को तैयार हो गया। ये है सीख करबला की, कि बिल्कुल हम सर कटा सकते हैं जालिमों के सामने, सर झुका नहीं सकते। हमको दुनिया की ख्वाहिशातों से कोई मतलब नहीं, आसाइशों से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हमारा माबूद हमसे राजी है तो पूरी दुनिया हमारी है, अगर वही हमसे राजी नहीं है तो दुनिया हम अपने घर को ताजमहल बना ले,